आप सभी का स्वागत है ग्रेसफुल स्टडी में। चलिए, तो आज हम लोग नरेशन का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। नरेशन हम लोग पढ़ेंगे 0 से हीरो लेवल तक। किसी भी कंपटीशन और 12th या 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक माना जाता है। तो नरेशन किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, बारी बारी से हम लोग एक एक करके बात को पूरा बढ़िया से समझेंगे। नरेशन का मतलब कथन होता है। नरेशन का मतलब जो होता है कथन। सबसे पहले नरेशन बना है किन शब्दों से, और सारे शब्दों को हम लोग पहले लिखते हैं और उसके बारे में समझते चलेंगे। तो सबसे पहले समझना है, ये जो नरेशन है ये नरेट शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कहना, या होता है कथन। कथन भी आप कह सकते हैं। दूसरा नंबर तो है, इसी में अगर आप एस लगा दें, नरेट्स भी आप कह सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा V5। अगर हम लोग इसी में अगर ING जोड़ दे तो ये बन जाता है V4। अगर इसी को अगर हम इस तरह से ED लगा दे तो ये हमारा बन जाता है, ये आपका V2 भी कह सकते हैं और V3 भी कह सकते हैं। V2 एंड V3। और शब्द होता है नरेटर। नरेटर, इसका मतलब होता है बोलने वाला। बोलने वाला। नरेटर का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता। एक नरेशन है तो इसी से बना हुआ है। नरेशन का मतलब हो गया बोली, या आप कह सकते हैं कथन। बोली या कह सकते हैं कथन। और भी आप जोड़ सकते हैं नरेटिव। इसका मतलब होता है, नरेटिव का मतलब होता है बड़ा बड़ा उपन्यास। बड़ा उपन्यास। तो आप नरेशन से संबंधित इतने सारे शब्दों को आपको मैंने बताया। नरेट का मतलब होता है कहना या कथन। इसी में अगर एस जोड़ दिया जाता है तो V5, ING तो V4 बनता है। नरेटेड V2 या कह सकते हैं इसको V3 भी, दोनों ये है। अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो V3 होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V2 होता है। नरेटर का मतलब हो गया बोलने वाला। नरेशन का मतलब बोली या कथन। नरेटिव का मतलब होता है बड़ा उपन्यास। अब नरेशन किसे कहते हैं, तो कहता है कि जब कोई वक्ता या स्पीकर किसी कथन को ठीक वैसे ही व्यक्त करे या कुछ बदल कर व्यक्त करे तो उसे हम लोग नरेशन कहते हैं। समथिंग सेंड टू समवन इज कॉल्ड नरेशन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन ए स्पीकर एक्सप्रेसेस ए स्टेटमेंट इन ओरिजिनल टोन और सम वाट चेंज इज कॉल्ड नरेशन। यानी जब कोई वक्ता या स्पीकर किसी कथन को ठीक वैसे ही व्यक्त करे, यानी पहले के तरह ही व्यक्त करे या कुछ बदल कर व्यक्त करे, तो उसे नरेशन कहते हैं। तो हम लोग इंग्लिश डिफिनेशन के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो चले, व्हेन a speaker expresses a statement
स्टेटमेंट इन ओरिजिनल और सम वाट चेंज बस इज कॉल्ड नरेशन। आप नॉर्मल डेफिनेशन के साथ भी बोल सकते हैं, समथिंग साइड टू समवन इज कॉल्ड नरेशन। किसी की कही गई जो बोली होता है, जो बात होता है, जो कथन होता है, उसको हम लोग नरेशन करते हैं। तो ये हो गया नरेशन। या अब यह नरेशन आपको दो तरह का होता है, तो हम लोग चले आगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, या नरेशन को आप स्पीच के रूप में भी कह सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। पहला हो गया, एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, या इसको आप स्पीच के रूप में भी कह सकते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन मतलब इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन मतलब हो गया, या इसको स्पीच भी आप बोल सकते हैं। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, या स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम लोग डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं, तो हम लोग हेडिंग में लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, द नरेशन which expresses a statement in original tone or some way is called डायरेक्ट नरेशन। कहा जाता है कि वैसा नरेशन जो किसी वक्ता के कहे हुए बात को या कथन को ओरिजिनल टोन में व्यक्त करे। वैसा नरेशन जो किसी वक्ता के कहे हुए बातों को ठीक वैसे ही ओरिजिनल हूबहू टोन में व्यक्त करे, तो उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। द नरेशन विच एक्सप्रेसेस ए स्टेटमेंट कथन इन ओरिजिनल टोन और सम वे इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। या आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी लेते चले। जैसे राम said, comma, inverted comma, I am
पुअर। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब हम लोग आगे चले इनडायरेक्ट नरेशन, इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। ये पहला। दूसरा नंबर इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, द नरेशन which expresses a statement in some what change or all way is called नरेशन। कह सकते हैं कि वैसा नरेशन जो किसी वक्ता के कहे गए बातों को कुछ बदल कर, या कह सकते हैं कि व्हाट चेंज, या कुछ बदल कर या अपने तरीके से व्यक्त करे। कुछ व्हाट चेंज, कुछ बदल कर या अपने तरीके से, ऑन वे, अपने तरीके से व्यक्त करे, तो हम लोग उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ऐसा नरेशन जो किसी वक्ता के कहे गए बातों को कुछ बदलकर या अपने तरीके से व्यक्त करे, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इसी को बनाएं तो राम said that he was poor। तो ये हो जाएगा। अभी कैसे बदल रहा है तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ईजेमर बदलता है पास्ट में, यथार्थ कह सकते हैं कि ईजेमर वाजवेयर में बदल जाता है। राम सेड दैट ही वाज पुअर। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग आगे चले। इनडायरेक्ट नरेशन हैज नो पार्ट्स, यानी इसको कह सकते हैं कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है। डायरेक्ट नरेशन हैज 2 पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन 2 तरह के हो जाते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग आगे चले। इनडायरेक्ट नरेशन हैज नो पार्ट्स। इनडायरेक्ट नरेशन का कोई पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन हैज 2 पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला नंबर रिपोर्टिंग स्पीच, या इसे आप वर्ब के रूप में भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्टेड स्पीच ही इसको कह सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरवी के नाम से जानेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरएस के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफिनेशन और
इनडायरेक्ट नरेशन हैज नो पार्ट्स, इसका कोई पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट्स। रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब, ये उसको आर भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इसको आर एस कहते हैं। तो हम लोग आगे एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझते चले। जैसे he said to me, comma, inverted comma, Ram is my friend। तो जो इन्वर्टेड कॉमा से, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का सेंटेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, आपको ध्यान रखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सेंटेंस वाला जो सेंटेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, या इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में कह सकते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसी वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में भी आप कह सकते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद वाला सेंटेंस होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो क्लोज सेंटेंस होते हैं, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। इसको वर्ब के रूप में भी आप कह सकते हैं। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको भी हम लोग समझते चले। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होते हैं, या इसको आप वर्ब के रूप में भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का वैसा भाग जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर हो, उसे रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का सेंटेंस होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच का वैसा भाग जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर हो, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे द आउटसाइड पार्ट्स ऑफ inverted commas is called
रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच। द आउटसाइड पार्ट्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब। डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब कह सकते हैं। तो अगला नंबर हम लोग चले, रिपोर्टेड स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम लोग डिफाइन करें कि डायरेक्ट स्पीच का लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच का वैसा भाग जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस होते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसे इंग्लिश में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द इनर पार्ट्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज, पार्ट ऑफ इन्वर्टेड the inner part of inverted commas is called reported speech। तो इस तरह से हम लोग नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच दोनों हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो बाहर वाला सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब को आर भी कहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को कहेंगे RS। अब हम लोग आगे चले। रिपोर्टिंग स्पीच जो हो गया आपका, ये 3 पार्ट्स का हो गया। तो रिपोर्टिंग स्पीच हैज 3 पार्ट्स। रिपोर्टिंग स्पीच में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी रख सकता है, जैसे सब्जेक्ट को हम लोग रिपोर्टर के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टर। सब्जेक्ट को हम लोग रिपोर्टर भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर आपको रहेगा वर्ब। तो ये वर्ब है, इसी वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ
द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट इस तरह से भी अब बोल सकते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का सेंटेंस होता है उसमें 3 भाग हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आगे हम लोग चलें, कुछ चेंज के रूल होते हैं, तो हम लोग चेंज का रूल जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। तो चेंज क्या क्या करना है इसमें सीखने के लिए, सबसे पहले यहीं से आपका मेन नरेशन स्टार्ट होगा। पीछे सारे आपका डिफिनेशन थे, अब यहीं से हम लोग मेन जो है आपका बेसिक चलेगा। तो पहला नंबर आपको पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, जिसको चेंज ऑफ पर्सन कंप्लीट है तो कम से कम 80% नरेशन उनको आ गया। दूसरा नंबर चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। तीसरा नंबर आपको पढ़ना है चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब। चौथा नंबर पॉइंट्स आपको पढ़ना है चेंज ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ वर्ड। पांचवा नंबर पढ़ना आपको चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ड एंड चेंज ऑफ सेंटेंस। तो ये बात आप समझ सकते हैं। तो चले आगे हम लोग, इसे रूल्स क्या होते हैं बनाने के लिए हम लोग रूल्स को पढ़ते चले। रूल्स, ये तो अंधेरा हो जा रहा है। चलिए तो हम लोग पहला नंबर हम लोग शुरू करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन पूरा अच्छा से आपको समझना है, तो हम लोग सबसे पहले रूल्स को लिखते चलेंगे। पहला नंबर हम लोग लिखें RS। RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच। RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच। R भी लिखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब। RS को फर्स्ट, RS को फर्स्ट पर्सन, RS का फर्स्ट पर्सन, RS का फर्स्ट पर्सन को RV के सब्जेक्ट, के अनुसार बदले। एकदम पूरा अच्छा से बात समझते चलना। RS का फर्स्ट पर्सन जो है RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता। आगे आपको फिर समझाएंगे।
सबसे पहले बात को नोट करते हुए चले। आरएस का सेकंड पर्सन, आरएस का सेकंड पर्सन को आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। आरएस का सेकंड पर्सन को आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदले। आरएस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और आरबी मतलब, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है वो आरबी हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर है वो आरएस हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट भी आपको समझना है, आरएस का थर्ड पर्सन, आरएस का थर्ड पर्सन को नो चेंज के अंतर्गत रखें। यानी आरएस का थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज होगा, नो चेंज के अंतर्गत रखना। SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो पर्सन होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और लिखते हुए चलें। तो चले जरा इधर पर्सन लिखना है, पर्सन पर्सन के बाद सब्जेक्ट लिखना है। एस मतलब सब्जेक्ट हो गया शॉर्ट में, वो लिख दिए मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन भी कह सकते, मतलब ये पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट हो जाएगा, या इसे आप सेल्फ प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। सेल्फ प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं। इधर तो इसे अगर आप याद कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। तो चले लिखते हुए, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, आई एंड वी, यानी आई जो हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है और वी हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। यानी हम लोग इसमें फर्स्ट पर्सन लिखते चले। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस होता है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई, इसका क्या होता है आवर। अब हो गया ये पोसेसिव प्रोनाउन, तो आई का हो जाएगा माइन और वी का हो जाएगा आपका आवर्स। और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई का हो जाएगा माई सेल्फ, और वी प्लूरल है तो इसीलिए आवर
सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। तो ये प्लूरल है, इसीलिए इसको प्लूरल भी कर दिया गया है। भी को हटा करके, सॉरी एफ को हटा के भी एस में बदल दिया गया। तो आपको ध्यान रखना, आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी का अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स। अब इसके बाद हो गया सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में अकेला है यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, यू का पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका योर्स। और इसका जो हो गया सिंगुलर प्लूरल दोनों में ये होता है। तो ये हो गया पहला नंबर योर सेल्फ, योर सेल्फ। और यहाँ पर हो गया योर सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। यानी योर सेल्फ आपका सिंगुलर है और योर सेल्फ आपका प्लूरल है, प्लूरल के रूप में आप कह सकते हैं। अगला नंबर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में वो चेंज होता है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट एंड प्लूरल में आ गया आपका दे। ही, सी, इट सिंगुलर है और दे आपका हो गया प्लूरल। ये आपका हो गया प्लूरल। तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया आपका हिम, सी का हो गया हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है देम। चलिए, तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? ही का हिज, सी का हर एंड इट का हो जाएगा इट्स, दे का हो जाएगा दियर। इसमें आपका हो जाएगा हिज का हिज ही होता है, हर का हो जाएगा हर्स,